नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो एमसीक्यू सेट है अपना हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू में रामशरण शर्मा की बुक से 11th की ओल्ड एनसीईआरटी से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपको आज का जो आपका एमसीक्यू मिलेगा वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा। यकीन मानिए, देश का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, अगर जीएस उसमें पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है एंशिएंट का, मौर्य से एक सवाल गारंटेड होता है। गारंटेड का मतलब तो गारंटेड एक सवाल पूछा ही जाना है। यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं का भी एग्ज़ाम हो। इनफैक्ट बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप उठाकर देखिए, मौर्य से एक सवाल की गारंटी होती है। मौर्य, मुग़ल, महात्मा गांधी और जो अंग्रेज़ का काल है 1905 के बाद का, इसमें से सवाल की गारंटी होती है तो होती है। इसलिए वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक। जो एमसीक्यू मैं करवाऊंगा, एमसीक्यू से भी ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि आप सीखें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैम ने सुबह सुबह हिस्ट्री का, अभी कुछ देर पहले ही हिस्ट्री की कहानी नाम से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चलती है, जिसमें आपको 1833 और 1813 का एक्ट बताया है। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होता है। जितना संसाधन है हमारे पास उसमें हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड या बोर्ड वगैरह, तो इसलिए हम उस पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जिस दिन वो आएगा उस दिन उस पर भी पढ़ाएंगे, और जब पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा पढ़ाएंगे, इसकी भी गारंटी होगी। लेकिन अभी जो है यूजीसी वाला कोई टीचर पकड़ के लाया हूँ आपके लिए, तो उसको पढ़िए, उसको देखा कीजिए उस वीडियो को। यकीन मानिए हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जाग जाएगा। कहानी लगेगा हिस्ट्री, आज से आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी जीवन में। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा। जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो आपका मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, तो और भी अच्छे कंटेंट मिलते हैं आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है? मौर्य युग से संबंधित है। निम्न से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? देखिए, अशोक के नाम का उल्लेख से संबंधित जो कुछ अभिलेख हैं उसके बारे में सवाल बराबर पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। प्रथम लघु शिलालेख है जिसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख प्रतियों में किया गया है, जो कहाँ कहाँ पर हैं अब ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के 3 स्थान, मास्की, नुट्टूर और उडनगोलम। उडनगोलम जो है इन जगहों पर इसका आपको नाम मिलता है। तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा। मध्य प्रदेश में कौन सा? गुर्जरा। अब आपसे ये पूछा है कि क्या बिहार के किसी अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम मिलता है? नहीं। कहाँ पर मिलता है? गुर्जरा में मिलता है। उसके बाद से कर्नाटक के मास्की, नट्टूर और उडनगोलम। उडनगोलम से भी मिलता है। और एक और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अरेरेजा वगैरह में जो अभिलेख वगैरह है, या फिर आपका देहरादून में जो है, उन जगहों से नहीं मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख हैं इंपॉर्टेंट हैं, नंबर सहित ध्यान में रखिए। ओके, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से सही को चुनिए एक बार। किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर देते थे। 1/10, 1/6 हमने सब जगह पढ़ा है, क्या अलग है? अब आपको इसका जवाब देना है। इस काल में किसानों से सिंचाई का कर लिया जाता था। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तमिलनाडु में मौर्य साम्राज्य था। चोल चेर पांड्य फिर कहाँ पर थे? बताइए इसका आंसर दूसरे का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तमिलनाडु और केरल के सुदूर दक्षिण का जो भाग है, जहाँ पर अगर मैं दक्षिण भारत का ये मैप बनाऊँ आपका, ये मैप, तो यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर पांड्य थे और यहाँ पर केरल के तट पर चेर थे। इन तीनों राज्यों तक सम्राट अशोक ने अपनी सीमा नहीं फैलाई थी, वो बीच में ही रुक गए थे, यहीं तक रुक गए थे, इसके नीचे नहीं गए थे। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक 1/4 से लेकर 1/6 तक कर लिया जाता था। अभी मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। आज तो सवाल ब्लर नहीं हो रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। विचार कीजिए। अब सारे विचार मैं ही करूँ, आप भी विचार कीजिए, विचारशील बनिए, थोड़ा सा कीजिए विचार इसमें 3 स्टेटमेंट पर। अशोक अभिलेख के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। अभिलेख के सहारे पहला भारतीय राजा था जिसने संबोधित किया था प्रजा को। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा गया है। लिपि और भाषा में फर्क होता है बंधुओं। लिपि होगी देवनागरी, भाषा मेरी मैथिली है मातृभाषा, आपकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, लेकिन लिपि सबकी कौन सी है? तो देवनागरी। ओके, बताइए तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत दिया हुआ है। ओके,
ए हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत दिया हुआ है। ओके। अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे जनता या प्रजा को संबोधित किया। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए जाते थे। अशोक के अभिलेख को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। उल्लेखनीय है कि प्रथम शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों में अशोक के नाम के स्थान पर केवल देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि आरमाइक व यूनानी दोनों है, जबकि भारत में यह ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी और अरमाइक लिपियों में, देखिए लिपियां हैं ये, उनमें भी लिखा गया है। ओके। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग युद्ध किया था। इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में सत सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया था। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी गलत दिया हुआ। इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा है, यूपी वालों ने भी पूछा है, यूपीएससी वालों ने भी पूछा है कि किस शिलालेख में अशोक के युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का। और एकमात्र युद्ध किया उन्होंने, और ऐसा युद्ध किया कि आज तक इतिहास में उस युद्ध को पढ़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके। आगे बढ़ते हैं कि अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए एक बार, बिना आंसर देखे, चोरी नहीं करना है भाई। उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की तथा अपनी सेना का विघटन कर दिया। सम्राट अशोक शांति प्रिय थे, लेकिन शांति में भी राजनीति थी। उतने बड़े साम्राज्य को डरा धमकाकर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बार बार उज्जैन में, या आपके जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान का इलाका है, जिसको उस समय कांधार कहा जाता था या गांधार कहा जाता था, इन सब जगहों पर बार बार विद्रोह होते थे, जिसको शांत करने के लिए साम्राज्य को सेना भेजना पड़ता था। तो उन्होंने अपनाया कि क्यों ना हम जनता को अपना बना लें, जिससे वो विद्रोह ना करें, हम उनको जीत लें, मन से जीत लें, हथियारों से नहीं। इससे क्या होगा, जब मैं अपनी जनता को बोलूँगा कि वो मेरी संतान है, तो वो विद्रोह नहीं करेंगे मेरे खिलाफ। जब मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा तो विद्रोह नहीं करेगी। इतने बड़े साम्राज्य को सेना और संचार के अभाव में संचालित करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये धम्म की नीति अपनाई थी। लेकिन उन्होंने सेना का विघटन नहीं किया। आदिवासियों ने जब अशोक के धम्म का अपमान किया तो उसको उन्होंने धमकाया कि आप ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ, हथियार रखे हैं, चलाने नहीं भूलें। याद है सनी देओल का डायलॉग, तो वही वाला हाल था सम्राट अशोक का भी। तो इसका आंसर पहला तो गलत ही हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि पहला अगर आप काट देंगे तो दूसरा और तीसरा आपका आंसर निकल जाता है। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया। बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही हो जाएगा। यही है तो इसका आंसर। तो अगला है कि अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। धम्म महामात्र को अधिकारी को पुरस्कार व दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजयुग की नियुक्ति की गई थी। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 2 जो हैं यहाँ पर दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं। देखिए, अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए था, और राजकों को अधिकारी को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया गया था। राजक का क्या था, तो अधिकारी को दंड और पुरस्कार सब यही लोग देते थे। ओके। अगला सवाल पर आगे हम लोग अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, आप लोग विचारशील प्राणी हैं, कीजिए विचार एक बार, सच में कीजिए, यकीन मानिए। 30 तारीख को हो सकता है इसमें से कुछ फैक्ट आपके सामने आ जाए, या आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके कुछ फैक्ट सामने आ जाए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। मैं इसका मास्टर वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन अभी इसको कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया। राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि इसका पहला और तीसरा सही है। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद नहीं करवाया गया। मैंने हमेशा आपको बताया है कि केवल सभी, ये जो आपका थोड़ा सा अधिक प्रेशर देने वाले शब्द मिलते हैं, जिसमें एकात्मकता की भावना होती है, ऐसे शब्द पर प्रायः गलत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। उपयुक्त में से 2 स्टेटमेंट सही हैं, सभी नहीं सही है, ये गलत लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने सभी सामाजिक उत्सवों पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ऐसे तर्क भड़क वाले सामाजिक उत्सवों पर रोक लगा दी जिनमें लोग रंगोलियाँ मनाते थे, जो सामाजिक कुरीतियों के प्रतीक थे। इस तरह के सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगा दी गई थी। अशोक से पूर्व निम्न से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था, तो ये अखनातून को माना जाता है, और ये एनसीईआरटी फैक्ट है, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा।
मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, अब इस पर सवाल है। अब इस सवालों को हल कीजिए। मौर्य साम्राज्य वो साम्राज्य जिसने भारत को भारत बनाया। आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीपली जाकर समझिए, रटना वन लाइनर छोड़कर थोड़ा सा डीपली सोचना शुरू कीजिए। अगर एसडीएम वगैरह बनना है तो वन लाइनर पढ़ के आप एसडीएम नहीं बन सकते। अब सोचिए जरा, मौर्य साम्राज्य क्यों बार बार आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है। आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि संसाधन के अभाव में साम्राज्य कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे चलाया जाता है, प्रशासन कैसे चलाया जाता है, लोगों पर शासन कैसे किया जाता है, देश को एक कैसे किया जाता है, ये आप सीखें मौर्य साम्राज्य को पढ़कर। मौर्य साम्राज्य पढ़ाने का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको सम्राट अशोक के बारे में बताया जाए। आपको ये बताने का मतलब है मौर्य साम्राज्य बार बार इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है। यूपीएससी वालों को, पीसीएस वालों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप ये सीखिए कि जब उस समय कुछ नहीं था तो कैसे इतना बड़ा साम्राज्य चलता था। जब आपके पास संसाधन कम होगा तो आप कैसे लोकल जो उसके सॉल्यूशन है उसको ढूंढेंगे, क्या आप करेंगे जनता को अच्छे से शासन करने के लिए, क्या है नैतिकता का उदाहरण अपने इतिहास में। तो मौर्य साम्राज्य उस नैतिकता का उदाहरण है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। मौर्य बहुत कम दुनिया में से सम्राट है जिनके नाम से पहले महान लगाया जाता है। हम लोग नहीं लगाते, हम लोग बस अशोक बोल देते हैं। पूरे दुनिया में पर सर्च कीजिए, जो भी इंग्लिश राइटर हैं वो पहले क्या लगाते, द ग्रेट अशोका, अशोक महान, महान अशोक ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो शासक था, बाय बॉर्न लीडर था वो। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि पढ़िए और सीखने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए। याद करेंगे तो फिर आप कचरा कर देंगे एग्जाम में जाकर। सीखिए, अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। क्या है भाई, कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा, शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाए, पन 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सत्य है, तीसरा गलत है। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजा के चरित्र से समाज का चरित्र डिसाइड होता है। जिस देश का राजा चरित्रवान होगा, धर्म प्रवर्तक होगा। धर्म का मतलब यहाँ पर धर्म पूजा पाठ वाले धर्म से नहीं है, धर्म का मतलब है नैतिकता से है। जो राजा नैतिक होगा तो उसकी प्रजा में नैतिकता आएगी। अगर आपका शासन करने वाला भ्रष्ट होगा, चरित्रहीन होगा, तो आपका समाज भी भ्रष्ट और चरित्रहीन हो जाएगा। ओके। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया, उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, अतः कथन 1 सत्य है। मौर्य शासनकाल में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, अतः कथन 2 सत्य है। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, यह मुद्रा का प्रकार था, अतः कथन 3 असत्य दिया हुआ है। 3/4 चांदी का सिक्का होता था, यहाँ पर सोने का सिक्का लिखा हुआ है। पन के बारे में ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। समाहर्ता, आज भी बिहार में कलेक्ट्रेट को समाहरणालय बोला जाता है। कहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया है, तो मौर्य साम्राज्य से आया है। आज से 2000 साल से पहले से आया, 2300 साल पहले से आया है। समाहरणालय, कलेक्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं ना, तो वो समाहर्ता अधिकारी होता था। राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर डी होगा। दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है। जो समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडारक का संरक्षक होता था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, दोनों गलत दिया हुआ था। दोनों को अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब इस सवाल को हल कीजिए। मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था, दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई व जल वितरण की व्यवस्था करता था। क्या आज आपने स्टेट बोर्डिंग देखा है गाँव घर में? स्टेट बोरिंग का मतलब होता है जो राज्य सरकार ने बोरिंग लगवाए हुए हैं। यह सब्सिडी दी जाती है ना जो किसानों को, ये आज जो दी जाती है भारत में 2000 साल पहले दी गई थी कि भाई उनको राज्य के लिए सिंचाई, नहर खुदवाने से लेकर कुआं बनवाने से लेकर तालाब खुदवाने तक का काम राज्य करता था। स्टेट की अवधारणा उस समय भारत में आ गई जब आधी दुनिया बिना वस्त्र के घूमती थी। इसलिए आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया जाता है कि पढ़िए, सीखिए और ऑफिसर बन के थोड़ा सा सेंसिटिव होकर शासन करना है। ओके। राज्य कृषि को अगला है कि इसी समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया था। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों के चारों सही दिए हुए हैं। एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा ताकि आप इसमें गलत ना करें। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों के लगाए जाने की व्यवस्था का वर्णन मिलता है जो महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का परिचायक था। मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई व जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस काल में कर निर्धारण की सुगठित प्रणाली का विकास किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये सब कुछ बताया गया। मौर्य काल में अधिकारी जमीन को मापता था, उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुँचता है। आज भी अमीन नामक आपके गाँव के आसपास में अधिकारी होगा या सर्कल ऑफिसर
ऑफिसर होते हैं जिनका काम राजस्व और भू से संबंधित होता है, ये सब क्या काम करते हैं, यही सब तो काम करते हैं ये। आज भी अधिकारी होते हैं इस तरह के, उस समय भी होते थे, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। मौर्य शासकों के द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित किया गया। देखिए, आज़ादी के बाद भी हमने मजबूत केंद्रीय शासन क्यों स्थापित किया? क्योंकि हमारा इतिहास ने हमें बताया था कि जब जब भारत में केंद्र कमज़ोर होता है, भारत बिखर जाता है, हर राज्य अपनी अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लग जाते हैं। इसलिए जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण करने बैठे तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य से सीख लिया था कि भारत में केंद्रीय सत्ता हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसी का उदाहरण पहली बार मौर्यों ने दिया था कि केंद्रीय मजबूत शासन की स्थापना करेंगे, राज्यों में भी हम ऐसी नियुक्ति करेंगे जिससे विद्रोह ना हो। मुगलों के समय में कितने विद्रोह हुए हैं भाई, दिल्ली सल्तनत में कितने विद्रोह हुए हैं, लेकिन महान सम्राट अशोक के समय में आपको एक भी विद्रोह नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि शासन व्यवस्था वैसी बनाई गई थी। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र के अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। पाटलिपुत्र सुरक्षित था, राजधानी सुरक्षित था, क्या इसके कारण से संभव हुआ? पाटलिपुत्र से जलमार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे। बिल्कुल सही है ये तो। पाटलिपुत्र से आप देश में जहाँ चाहो वहाँ जलमार्ग से जा सकते हो। हाँ, दक्षिण भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जो वहाँ पर अनरीचेबल हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप नदी के थ्रू, नहीं तो जा सकते। उस समय में सड़क नहीं था बंधु, जंगल हुआ करते थे, एनएच नहीं था। सारे एनएच को ख़त्म कर दीजिए तब भारत कैसा होगा, सारे सड़कों को ख़त्म कर दीजिए तब भारत कैसा होगा। उसी भारत पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना था। पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया। उस समय में सम्राट अशोक ने सड़क मार्ग का विकास किया था। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। उत्तरापथ, उत्तरा पक्ष कहाँ तक जाता था? तो तक्षशिला वर्तमान जो है वहाँ तक जाता था, मथुरा से तक्षशिला, यानी कि मथुरा से आप ले जाएं अफगानिस्तान के सीमा तक। दक्षिणापथ हो गया, सुवर्णगिरी तक जाता था। दक्षिणापथ दक्षिण भारत की तरफ, ये उत्तरापथ था। इसको ध्यान में रखना है आपको कि इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मेगास्थनीज ने भी एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती है। पश्चिमोत्तर भारत, आप काबुल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इलाके को पटना से जोड़ती इस तरह के सड़क का किसने जिक्र किया हो? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में। मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? बड़े पैमाने पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनवाई। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर को एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक का ज्ञान का उदाहरण है। जो पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीक का उदाहरण है, ये भी बोला गया है। तो इसमें कौन सा है? पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, संपूर्ण रूप से फैक्ट है, तो इसको याद कर सकते हैं। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे। चुनार का पत्थर बड़ा फेमस है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है। लाल बलुआ पत्थर जो होता है, और इसी से लाल किला, आगरा का लाल किला, इन सभी का निर्माण किससे किया गया है? और आपका जामा मस्जिद हो गया, इन सभी का निर्माण इसी लाल बलुआ पत्थर, चुनार के ही पत्थर से किया गया है। ओके, विंध्य श्रेणी में पाई जाती है ये। गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? लोहे का प्रचुर उपयोग, लोहे का उपयोग पिछले 3 दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आहत मुद्राओं की उपलब्धता, लेखल कला का प्रयोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सब कथन सही दिए हुए हैं। निम्न से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को माना जाता है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की नींव रखी गई। संसद टीवी पर एक आपका वेब सीरीज जैसा है संसद टीवी पर, जिसमें आपको फिल्म के रूप में दिखाया जाएगा कि सम्राट अशोक के बाद की क्या स्थिति हो गई थी, बृहदत्त का क्या था और क्यों शुंग ने उसकी हत्या की, ये सब कुछ आपको डिटेल में दिखाया जाएगा और आप देख सकते हैं उसको। फिल्म जैसा लगेगा, वो इतना बढ़िया से हिस्ट्री बताया गया है, भारत का इतिहास ही बताया गया है। संसद टीवी पर अवेलेबल है, जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, अगला कौन सा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख ने ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। इसके कारण से मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। प्रांतों में दमनकारी शासन था। 8 के आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको चेतावनी दे दूँ, ये अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं, सही तो हैं सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या इन्हीं कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ? नहीं। आप रोमिला थापर जी की बुक है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं भारत में, उनकी बुक है फॉल ऑफ मौर्य। क्या बोला मैंने? मौर्य का पतन या फॉल ऑफ मौर्य, पढ़िए वो, देखिए डिटेल में, उनका अलग थॉट प्रोसेस है। इसी तरह से सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। ये किनका है? तो ये रामशरण शर्मा जी का मानना है और उन्हीं के मानने पर एनसीईआरटी लिखी गई है। अगले पर चलते हैं।
मौर्य काल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर बी असत्य दिया हुआ। इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, ये गलत है। आहत मुद्राओं का प्रचलन था इस समय भारत में। उज्जैन व तक्षशिला का अधिकारियों का स्थानांतरण होता था, ये सही है। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का उपयोग हुआ, ये भी सही है। सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया, ये भी सही है। लेकिन सातवाहनों में सेना का उपयोग बहुत ही ज़्यादा था, जगह जगह छावनी बनाकर रखते थे सातवाहन लोग, और सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और शीशे के सिक्के चलाने का भी इनको श्रेय दिया जाता है। शीशे का सिक्के किसने चलाया था? तो सातवाहनों ने चलाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलें। चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चीन के राजा सी हुआंग, ये एनसीईआरटी है, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं घुसा हूँ मैं। सी हुआंग ती ने यूनानियों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया। यूनानियों से सुरक्षा के लिए करवाया था। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्टीरिया राज्य स्थापित किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल और केवल दो सत्य है यहाँ पर, पहला गलत है। चीन के दीवार का निर्माण राजा सी हुआंगती ने लगभग 222 ईसा पूर्व में सीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए करवाया था। अगर हमने भी करवा लिया होता तो हमारे भारत में भी शक और सीथियन कभी नहीं आ पाते। शक शासक रुद्रदामन का आप नाम सुनते हैं, जो छत्र बना बना कर शासक करते हैं। अच्छे शासक थे कुछ उसमें भी, लेकिन वो आक्रमण करके भारत में आए थे, ये भी सत्य है। यूनानियन उत्तर अफगानिस्तान में बैक्टीरिया नामक राज्य स्थापित किया था, कथन 2 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। और कल का जो पीटी फैक्ट था वो रुद्रदामन से संबंधित मैम ने बनाया था, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। पीटी फैक्ट आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे आज का जो हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने, ये पीटी फैक्ट में पूछा जा चुका है, और यूपीपीसीएस वालों ने पीटी में पूछा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने क्या बोलते हैं उसको, सती प्रथा का बंद करवा दिया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने? ये आज ही बताया है हिस्ट्री के वीडियो में, जाकर देखेंगे तब तो आपको रियलाइज़ होगा। निम्न से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये यूनानी लोगों ने आक्रमण किया था, बी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया संपर्क और उसके परिणाम। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए, मौर्यों ने जो बीज बोया उसका फल कहाँ पर मिला? तो मौर्योत्तर पीरियड मिलता है। ये सवाल पूछा गया यूपीएससी मेंस का सवाल, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री ऑप्शन। क्या था कथन? कि मौर्यों ने जो बीज बोया उसका फल मौर्योत्तर काल में मिला। स्पष्टीकरण दीजिए या विवेचना कीजिए या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया है बंधुओं, तो इस तरह के मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। इस काल में सुंग व सातवाहन शासक सत्ता में आए। भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। मध्य एशिया से आए शासकों में सबसे पहले कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 और 2 सही है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा क्यों गलत दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हिंद यूनानियों ने भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, अतः कथन 3 यहाँ पर असत्य है। बाकी इस काल मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप भारत से मध्य एशिया में भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। रेशम मार्ग पर भारत ने नियंत्रण किया, मतलब जो कुषाण शासक थे उन्होंने नियंत्रण किया, और इससे भारत सोने की चिड़िया के रूप में परिवर्तित, जो आप सुनते हो वो हो गया। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर। शेर होता तो कोई हाथ नहीं डालता, सिर सोने की चिड़िया थी तभी सबने हाथ डाला। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या है? तो चीन के महादीवार का बनना। अभी मैंने आपको बताया कि शक शासक जो पहले चीन पर आक्रमण करते थे, जब चीन में दीवार बन गई अब वो कहाँ पर आक्रमण करेंगे? तो भारत पर आक्रमण करेंगे। सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना। अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। जब तक सम्राट अशोक थे शासक, तब तक तो किसी ने साहस नहीं किया कि भारत पर आक्रमण करें। ये भी तो सत्य है। पूरे भारत में, चाहे वो आपका तक्षशिला का राज्य रहा हो या नीचे का प्रदेश रहा हो, कहीं से भी किसी भी तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुए थे सम्राट अशोक के कार्यकाल में। तो बताइए इसका आंसर, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही दिए हुए हैं, डी आंसर हो जाएगा। ओके, भारत में मध्य एशिया आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कालक्रम सही है? कालक्रम में लगाना है इनको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी, शक, पहलव और कुषाण हो जाएगा। इस क्रम को ध्यान में रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ये बताना है आपको। सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। मिलिंद पन्हो नामक आपने बुक पढ़ा है? मिलिंद पन्हो में किसका कहानी है भाई? मिनांडर का कहानी बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उसी की तो कहानी है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। उसने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म यहाँ पर लिखा हो, पहला ही गलत होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत है। उसकी राजधानी साकल थी, ये सही है। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, ये भी सही है। यूनानी सिक्कों पर राजाओं का नाम होता था, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं कि मिलिंद पन्हो, मिनांदर और नागसेन बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। इस बार का यूपीएससी 2023
मुझे लगभग मैं सारे एग्ज़ाम के प्रश्न याद हो जाते, पता नहीं क्यों, मैं एक एक बार पेपर देखता हूँ सबके तो याद हो जाते हैं। उसमें ये मिलिंद पन्हो नामक बुक के बारे में पूछा गया है, उसके राइटर के नाम पूछा गया है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन, बौद्ध फिलॉसफी पर आधारित जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो मिलिंद पन्हो नामक बुक मानी जाती है। क्या समझा आपने? और नागार्जुन जो हैं, नागसेन जो हैं, इनको कई सारे हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि ये नागार्जुन हैं, बौद्ध धर्म के शून्यवाद के प्रवर्तक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देने वाले जो भारत के साइंटिस्ट हैं नागार्जुन, वो ये नागसेन ही है। कई सारे इतिहासकार ऐसे मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं। मैं तो एक छोटा सा टीचर हूँ, बहुत ही छोटा सा। इतिहासकार मानते हैं तो सही होगा या गलत होगा इस पर भी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है? ईरानियों से है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न यूनानी शासक मिनांडर द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संकलन है। बौद्ध फिलॉसफी की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है ये। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीना प्रांत में यूनान की कला का प्रचलन आरंभ किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ। भारत में गंधार कला इसका उदाहरण है, अतः कथन 2 यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। अब आपसे पीटी में पूछा जाएगा हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण निम्न से कौन कौन सा है। आप वहाँ पर क्या मानेंगे? गांधार कला जो है वो हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। ओके। भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा में बसी या उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अगला क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने जूनागढ़ का अभिलेख लिखा और संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है वो। पीटी फैक्ट का शॉर्ट वीडियो जरूर देखा कीजिए। कोई भी 30 सेकंड के लिए आपका समय बर्बाद नहीं होता है, वो तो वही आपके काम का ही होता है ना। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहली 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान की अलग भागों में थी। दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा में तीसरी शाखा थी, जहाँ उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया था। कथन 2 यहाँ पर असत्य, कथन 1 असत्य दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल करते हैं, निम्न से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुदर्शन झील से चंद्रगुप्त मौर्य भी जुड़े हुए हैं, रुद्रदामन भी जुड़ा हुआ है, सम्राट अशोक भी जुड़े हुए हैं, स्कंदगुप्त भी जुड़ा हुआ है। कल इसी के बारे में अपना पीटी फैक्ट डिटेल में था, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और इसका राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के महामात्य तुषास्प ने इस झील का पुनः निर्माण करवाकर इसको मजबूती प्रदान की थी। इनके गवर्नरों के नाम जो हैं वो पूछे जाते हैं, इनके गवर्नरों के नाम पूछे जाते हैं। रुद्रदामन आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन आपसे उसके गवर्नर के नाम पूछ लिए जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, और रुद्रदामन के आदेश पर रुद्रदामन का जो उस समय का गवर्नर था उसने इसका निर्माण करवाया था। तो सम्राट अशोक के गवर्नर और चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर को ध्यान में रखिएगा। शक और विक्रम संवत के बारे में कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया था। शक संवत कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में चलाया था। वर्तमान भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 यहाँ पर सही है, बाकी दोनों गलत है। 57-58 में उज्जैन के शासक ने अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी विक्रम संवत आरंभ हुआ था। 57 में विक्रम संवत आरंभ हुआ था, पहला गलत दिया हुआ है इसलिए। शक संवत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था, कथन 2 असत्य है। और आपका भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग किया जाता है ऑफिशियल तौर पर, इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ओके, 9वां सवाल है कि पहलव शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहलव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्रों पर अधिपत्य स्थापित किया, यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहलव यूनानी और शकों के विपरीत ईसा के पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत में एक छोटा सा अधिकार बनाया उन्होंने, इसीलिए वो गलत दिया हुआ है। गोंडो फर्नीस था इसका प्रसिद्ध शासक, मूल निवास इनका ईरान था। ये इसके काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। सेंट टॉमस कब आए भारत? बहुत पहले आए थे, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले आए थे सेंट टॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ओके,
10वां सवाल करते हैं और आज का अंतिम सवाल यही रहेगा आपका। फिर अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, अधिक लोग देखेंगे तो। कुषाण शासकों के बारे के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? उनका साम्राज्य आमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से बनारस तक फैला हुआ था। कुषाण शासकों का बनारस तक। कैडफाइसिस या कैंडफसिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कैडफाइसिस, इसकी राजधानी पुरुषपुरी यानी कि पेशावर थी। 10 कैंसिल हो जाएगा। C 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा क्यों गलत दिया हुआ है? कैडफाइसिस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, इसलिए दूसरा गलत दिया हुआ है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो फीडबैक दे सकते हैं आप। फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक से सुधार होता है वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।